गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसके पार्ट नंबर 12 की हम बात करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 11 तक हमने कर लिया। हमारा इस बुक का लास्ट टॉपिक, लास्ट यूनिट, उसके बाद ये बुक पूरी हो जाएगी। अब देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हमने प्रकाशिक समावेता को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हमने ज्यामिति समावेता को स्टार्ट किया। ज्यामिति समावेता जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, साथ में इससे जुड़े हुए ग्रुप जो है वो अलग अलग होने चाहिए। वो कंपाउंड क्या करते हैं, ज्यामिति समावेता प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें एल्कीन जो है वो ज्यामिति समावेता प्रदर्शित कर सकता है। इसके अलावा ऑक्सीम ये भी ज्यामिति समावेता प्रदर्शित कर सकता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर जुड़े हुए ग्रुप अलग है, तो इतनी कंडीशन ही चाहिए अपने को। या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे साइक्लोएल्केन, वो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की समावेता प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है तो वो मुक्त घूर्णन नहीं कर सकता, फ्री रोटेशन नहीं कर सकता, इसलिए ये समावेता शो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये जो कार्बन है ये भी फ्री रोटेशन नहीं कर सकते। इनके अंदर होता तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ अपवाद वाली बात आ जाती है। ज्यामिति समावेता के अंदर भी हमने स्टार्टिंग में तो ये कहा था कि 2 शर्त होनी चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए वो अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो कहने का मतलब है फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, मुक्त घूर्णन नहीं होना चाहिए, वो ज्यामिति समावेता आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके तो हमने सिस ट्रांस रूप और ईजेड नामकरण ये किया था, इससे संबंधित बातें हुई थी हमारी। अब देखिए, हमें पता नहीं है कौन सा कंपाउंड ज्यामिति समावेता प्रदर्शित कर रहा है और उसका सिस रूप कौन सा है, ट्रांस रूप कौन सा है, यानी कि ज्यामिति समावेवियों के समकक्ष और विपक्ष रूप सिस या ट्रांस रूप का निर्धारण किया जाता है। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी ज्यामिति समावेवियों का निर्धारण। ज्यामितीय समावेवियों का निर्धारण, समावेवियों का निर्धारण। ज्यामिति समावेविता प्रदर्शित करने वाले जो समावेवी होते हैं उनका निर्धारण करना होता है। तो पहली विधि है चक्रीकरण की विधि। चक्रीकरण विधि, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, हमारे पास यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ COOH, यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ COOH, ये हमारे पास। और ये क्या है, मेलेई कमल है। क्या है, मेलेई कमल, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर तो H और इधर भी H, इधर COOH और इधर COOH, फ्यूमेरी कमल।
ये क्या है? फ्यूमेरी कमल है। ये तो मेलेई कमल है, वो फ्यूमेरी कमल है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनको मेलेइक एनहाइड्राइड में बदलना है। तो इसको हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। इसको हम 275 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तब ये C डबल बॉन्ड CH और H और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और O, इसको बोलेंगे मेलेइक एनहाइड्राइड। इसको बोलेंगे मेलेइक एनहाइड्राइड। तो मेलेई कमल और फ्यूमेरी कमल ये सिस रूप हो गया, ये ट्रांस रूप है, एक दूसरे की ट्रांस कंडीशन पर है। तो हमें पहले पता नहीं था कि कौन सा सिस रूप है, कौन सा ट्रांस रूप है। जब हम मेलेइक एनहाइड्राइड को, या कहने का मतलब 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते ही अगर मेलेइक एनहाइड्राइड में बदल जाता है, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, मेलेइक एसिड है जो मेलेइक एनहाइड्राइड में बदल रहा है, क्योंकि वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बदल जाता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर 140 पे चेंज नहीं होता, फिर और बढ़ाएंगे हम टेम्परेचर, 200 कर दिया, 250 कर दिया। अब 275 के आसपास ये मेलेइक एनहाइड्राइड में बदलता है। तो हम तो ऐसे ही कहने वाले हैं कि हमारे पास क्या है, फ्यूमेरी कमल है, क्योंकि फ्यूमेरी कमल के अंदर ही जो 275 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इस पर ये मेलेइक एनहाइड्राइड में बदलता है। चलो, ये एक मेथड हुआ चक्रीकरण की विधि। दूसरी विधि की बात करें अपने, तो दूसरी विधि आती है द्विध्रुव आघूर्ण विधि। द्विध्रुव आघूर्ण विधि, द्विध्रुव आघूर्ण विधि। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको म्यू से शो किया जाता है। जिस कंपाउंड के अंदर म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो सिस फॉर्म होती है, और जिसके अंदर म्यू का मान 0 होता है, वो ट्रांसफॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। ये तो क्या होती है, सिस फॉर्म, और ये क्या होती है, ट्रांसफॉर्म। तो म्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 सिस फॉर्म, और म्यू बराबर 0 यानी कि ट्रांसफॉर्म। ये द्विध्रुव आघूर्ण विधि के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। हमारे पास ये कार्बन और इससे डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ H है और यहाँ पर Cl है और यहाँ Cl है, तो HH दोनों एक साइड है, तो क्या होती है, सिस फॉर्म, ठीक है। अगर इसी को ले लिया जाए, ये कार्बन और यहाँ Cl जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl और यहाँ H है, तो ये क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। ये सिस फॉर्म होती है। सिस के लिए म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन इसके लिए तो बिल्कुल म्यू का मान क्या होता है, 0 होता है। इसके लिए नॉट इक्वल टू 0 किया है, तो म्यू का मान 1.85 होता है। इसलिए जिसके लिए म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ आ रहा है मान, तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास सिस समावयवी है। और जिनके लिए म्यू का मान 0 आता है, तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लें, हमारे पास जो म्यू होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण Q/D के बराबर होता है, ठीक है। D इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और म्यू की जो इकाई होती है वो क्या होती है, D बाई होती है। क्या होती है, D बाई, यानी कि D से शो किया जाता है, तो D बाई में शो करते हैं, तो ये 1.85 D बाई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ H
और यहाँ H और इधर CH3 और CH3 है, तो हमारे पास क्या है, सिस फॉर्म है। तो म्यू का मान क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। और हमारे पास यहाँ पर H और ये H और ये CH3 और इधर CH3 है, तो ये ट्रांस कंडीशन है और ट्रांस है, तो यहाँ पर म्यू का मान क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ये तो आ गया, लेकिन इसका नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मान 0.4 dy होता है, मतलब इतना मान आ रहा है इसका। तो ये ज्यामितीय समावेता के द्वारा निर्धारण किया जाता है। एक तो होती है चक्रीकरण विधि और दूसरी होती है द्विध्रुवाकरण विधि। तीसरी विधि है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक के द्वारा भी निर्धारण किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये कंपाउंड है, यहाँ H और यहाँ H और ये CH3 और ये COOH, ये हमारे पास। ठीक है, दूसरा ये कंपाउंड जहाँ पर H और ये H और यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या है, COH। ये तो क्या है, सिस फॉर्म है और ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, एक सिस फॉर्म है, दूसरी हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तो इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो आ रहा है 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट जो आ रहा है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो कहने का मतलब सेम ही कंपाउंड हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मान अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिस फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं सिस से, ट्रांस से। ट्रांस वालों का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इनके अंदर वान डेर वाल्स बल अधिक लगता है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो ये तो थी हमारे पास में जो 3 विधियाँ जो ज्यामितीय समावेता का निर्धारण करती हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑक्सीमो में ज्यामितीय समावेता। ये तो हमने सिंपल एल्कीन के अंदर देखी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन। अब आता है ऑक्सीमो के अंदर ज्यामितीय समावेता। ऑक्सीमो में ज्यामितीय समावेता। पहली बात तो ऑक्सीम बनते कैसे हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ये एल्डिहाइड ले लिया हमने और इस एल्डिहाइड के हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और CH3 और H और C डबल बॉन्ड NOH। इस तरीके से यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो त्रिसंयोजी परमाणु होता है, उसके साथ 3 ग्रुप जुड़े रहते हैं, और जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ जुड़े हुए कार्बन भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसका नाम क्या है, ऑक्सीम। तो ये ऑक्सीम क्या करता है, ज्यामितीय समावेता की शर्तों को पूरा करता है, इसलिए ये ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर CH3 और ये H और डबल बॉन्ड N इस तरीके से, और N के साथ जुड़ा हुआ OH इस साइड में है, तो ये किसको शो करेगा, सिन को शो करेगा, भी हाइड्रोजन की साइड है। और ये अगर CH3 यहाँ और ये H
और ये OH इस साइड में है तो ये एंटी को शो करेगा। यहाँ पर सिस या समपक्ष की जगह सिन काम में लाया जाता है और यहाँ पर ट्रांस की जगह एंटी काम में ले आया जाता है। तो ये क्या बन जाएंगे, सिन और एंटी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सिन और एंटी। ये तो हाइड्रोजन की बात हो गई, ठीक है। अभी इधर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है, कार्बन के साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, अलग अलग कार्बन के जुड़े होते हैं। तब हम सिन और एंटी को किस प्रकार डिसाइड करेंगे। जैसे ये नाइट्रोजन के साथ OH जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जोड़ दिया हमने, यहाँ C2H5 जोड़ दिया, यहाँ CH3 जुड़ा है, यहाँ C2H5, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन वाले की तरफ अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, सिन हो जाएगा। यानी कि कम कार्बन की तरफ OH जुड़ा होता है तो वो सिन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा कार्बन वाले की तरफ जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो C2H5 और इधर CH3, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, सिन और एंटी बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो ऑक्सीम होते हैं ये भी ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और दोनों ग्रुप कार्बन के साथ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की तरफ OH है तो वो तो क्या हो जाएगा, सिन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है उस कंडीशन में एंटी हो जाएगा। लेकिन अगर कम कार्बन वाला ग्रुप की तरफ OH जुड़ा है तो सिन हो जाएगा, और ज़्यादा कार्बन वाले की तरफ OH जुड़ा होता है तो एंटी हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीम भी क्या करते हैं, ज्यामितीय समावेता को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इसके अलावा एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं वो भी ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित कर सकते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावेता, एलिसाइक्लिक यौगिक भी क्या करते हैं, ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित कर सकते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक जैसे हमारे पास साइक्लोएल्केन से संबंधित कोई भी कंपाउंड हो तो वो क्या कर सकता है, ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित कर सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये है, हमारे पास यहाँ H और CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ भी H और CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम है 1,2-डाईमेथिल। भी हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 और 2, तो 1,2-डाईमेथिल साइक्लो, सर्किल फॉर्म में तो साइक्लो लग जाएगा, और 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, एग्जाम्पल किसका है, 1,2-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन का है। तो HH एक साइड, CH3 तो ये क्या हो जाएगी, सिस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ट्रांसफॉर्म बनानी है तो हम इस प्रकार बना सकते हैं। ये हमारे पास ये H और CH3 ऐसे रहेगा, और ये H नीचे आ जाए और ये CH3 यहाँ जाए तो एक दूसरे की ट्रांस कंडीशन होगी, तो ये क्या बन जाएगी, ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। तो इस प्रकार एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो H और CH3 और H और CH3 जुड़ा हो तो 1 2 3 4, तो 1,4-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सीन, 1,4-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सीन
और अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं हम। अब यहाँ पर तो H और CH3 रह जाएगा और ये H और CH3, ठीक है। तो ये क्या, ये तो क्या है सिस फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या बन जाएगी, ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी भाई, ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। तो इस प्रकार तो 1,2-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन और 1,4-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन ये जो होते हैं वो सिस और ट्रांसफॉर्म में इस प्रकार रह सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी जो ज्यामितीय समावेता है वो कंप्लीट हो जाती है। हमने विन्यासी समावेता और त्रिविमीय समावेता को दो भागों में बांटा था, विन्यासी और सहरूपणीय समावेता। विन्यासी के अंदर प्रकाशीय और ज्यामितीय समावेता हमारी कंप्लीट हो गई। सिर्फ एक समावेता बची है, सहरूपणीय समावेता। शायद वो भी 2 क्लास में हमारी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ये चैप्टर भी पूरा और बुक भी कंप्लीट। धन्यवाद।